हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं जिस तरीके से, तो उन पे चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पहला प्रश्न लिया है कि जीरो फार्मिंग तथा ई खेती क्या है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, इनके उत्तर हमें मुख्य परीक्षा में लगभग 100 शब्दों में लिखने होते हैं, तो उसी प्रकार से हमने इनके उत्तर लिखे हैं। तो इसका उत्तर है कि बढ़ती खाद्य जरूरतों को देखते हुए फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं और इस हेतु विभिन्न उर्वरकों, कीटनाशकों तथा नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इसमें भूमि की प्राकृतिक उर्वरता में कमी आ रही है जो सतत विकास के लिए नुकसानदेह है। इस समस्या से निपटने के लिए अब किसान जीरो इनपुट फार्मिंग तथा ई खेती जैसी तकनीकों को अपना रहे हैं। बात करते हैं जीरो इनपुट फार्मिंग, तो इसके अंतर्गत जमीन में बाहर से उर्वरक, खाद्य, कीटनाशक आदि नहीं डाले जाते, जिसमें फसलें अधिक पोषण युक्त होती हैं। ऐसी कृषि प्रारंभ करने से पहले 3 साल तक जैविक खेती की प्रक्रिया अपनाई जाती है और जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे मृदा धीरे धीरे जीरो फार्मिंग के अनुकूल हो जाती है, साथ ही कृषि की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। ई खेती, तो ई एग्रीकल्चर या ई खेती इंटरनेट पर आधारित सूचना व संचार तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर विकसित कृषि है। इसमें कृषि विकास हेतु नई उभरती तकनीकों का अनुप्रयोग तथा विभिन्न समाधानों के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। किसानों को मांग आधारित कृषि संबंधित सूचना उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है, ताकि वे उत्पादों के मूल्य, जुताई के विभिन्न तरीकों, फसल सुरक्षा तथा उत्पादों की सही मूल्य हेतु सक्षम खरीदारों से सीधा संबंध स्थापित कर सकें। भूमि रिकॉर्डों का नवीनीकरण, ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन, कृषि प्रबंधन आदि सुविधाओं से युक्त इन बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों से कृषक समुदाय को कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध होंगी। दूसरा प्रश्न लिया है भूजल क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा भूजल प्राप्ति की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि भू सतह के नीचे स्थित शैल छिद्रों तथा दरारों में विद्यमान जल को भूजल कहते हैं, जो वर्षा की मात्रा एवं गति, वर्षा के समय बाष्पीकरण की मात्रा, भूमि के ढाल, वायु की शुष्कता, शैलों की रंध्रता एवं अभेदता, वनस्पति आवरण तथा मृदा की जल अवशोषक क्षमता से नियंत्रित होता है। कुल जल संसाधन का भूमिगत जल 0.58% है तथा संपूर्ण जलीय राशि जलीय भाग 2.67% का 22.21% है, जो 4 किलोमीटर तक की गहराई तक स्थित है। भूमिगत जल की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, सतही जल की तुलना में भूमिगत जल अधिक है। दूसरा, भूमिगत जल पानी की आपूर्ति के लिए अधिक टिकाऊ, संपोषणीय तथा विश्वसनीय स्रोत है। तीसरा, भूमिगत जल प्रदूषण के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। चौथा, भूमिगत जल कम खर्चीला तथा आर्थिक संसाधन के साथ ही प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध है। पांचवा, भूमिगत जल रोगजनित जीवों से मुक्त होता है। छठवां, भूमिगत जल का उपयोग करने से पहले थोड़े से उपचार की आवश्यकता होती है। सातवां, भूमिगत जल के सूखने का खतरा भी अपेक्षाकृत कम होता है। अब बात करते हैं भूजल प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं, जैसे कि झरना, जिसको स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। भूमिगत जल की गतिविधियां सतही जल की तुलना में काफ़ी धीमी होती हैं। यह प्रवाह ढलान और उसकी पारगम्यता पर निर्भर करता है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जब जल तालिका में जल सतही जल के स्तर से ऊपर होता है तो भूमिगत जल झरनों के रूप में बाहर आ जाता है। इस जल का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है। दूसरा है कुआं। यह साधारणतः खुले कुएं होते हैं जिन्हें जमीन में खोदकर या भूमिगत जल को धारण करने वाले स्तर से पानी निकालकर उनके पानी से सिंचाई आदि की जाती है। यह कार्य निजी लोगों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। हैंडपंप, तीसरा हैंडपंप। तो हैंडपंप का प्रयोग ग्रामीण व शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है।
ये हाथ से चलाए जाते हैं। इनमें बिजली या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। चौथा है ट्यूबवेल। दो प्रकार के ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। उथला ट्यूबवेल जिसकी गहराई 60 से 70 मीटर तथा गहरा ट्यूबवेल जिसकी गहराई 100 मीटर से अधिक है। इनका प्रयोग सिंचाई के दौरान 8-9 घंटे तक किया जाता है। ये विद्युत से संचालित होते हैं। इनमें कुओं की तुलना में क्रमशः 3 तथा 15 गुना ज़्यादा तेजी से पानी निकाला जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थापित राज्य भंडार गृह निगम का वर्णन करते हुए विपणन प्रणाली की कमियां बताइए तथा उन्हें दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में कृषि उत्पाद विकास तथा भंडार अधिनियम 1958 के तहत राज्य भंडार गृह निगम की स्थापना फरवरी 1958 में की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसकी स्थापना का मुख्य लक्ष्य था राज्य में चयनित उचित स्थानों पर गोदामों की स्थापना करना तथा खाद्यान्न, तिलहन बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि उपकरणों, कीटनाशकों आदि के भंडारण हेतु भंडार गृहों तथा गोदामों का निर्माण कराना तथा इनमें सामग्रियों की आपूर्ति हेतु परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना। विपणन प्रणाली की कमियां। तो पहली कमी, बाधित बिक्री। वर्तमान परिस्थितियों में किसान इस बात के लिए मजबूर होता है कि फसल काटने के तुरंत बाद वह इसे बेचे, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। अतः उचित अनुचित किसी भी कीमत पर वह अपने उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरा है अपर्याप्त संग्रहण सुविधाएं। किसानों के पास अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में संग्रहण सुविधाएं नहीं होती हैं। तीसरा है परिवहन के महंगे साधन। छोटे किसान अपने उत्पादों के परिवहन के लिए मुख्यतः अपनी बैलगाड़ी का तथा कुछ बड़े किसान ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। फलतः किसान समीपवर्ती क्षेत्रों में ही अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होते हैं। चौथा है बाजार सूचना का अभाव। विश्वसनीय बाजार सूचनाओं के अभाव में किसानों के पास जो भी जानकारी होती है वे उसी आधार पर अपना उत्पाद बेच देते हैं। पांचवा है अनावश्यक मध्यस्थों की भूमिका। कृषि मंडियों में बड़ी संख्या में मध्यस्थ पाए जाते हैं जो स्वयं के लाभ के लिए अनुचित तरीके अपनाते हैं, जिससे किसानों को हानि होती है। विपणन में सुधार हेतु सरकारी प्रयास। तो वह है नियमित बाजारों की स्थापना जहां कार्यप्रणाली के लिए विविध नियम तय कर दिए गए, संग्रहण एवं बिक्री सुविधाओं की उपलब्धता, सहकारी बिक्री प्रणाली को प्रोत्साहन, बाजार समिति सूचनाओं की उपलब्धि, इंटरनेट, समाचार, रेडियो आदि के माध्यम से, परिवहन की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था, सीधी बिक्री हेतु प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों, उपभोक्ता कृषक मंडियों का गठन, कमीशन एजेंटों पर प्रतिबंध, मार्केट समितियों का गठन, कृषि विपणन बाजारों के विकास एवं प्रबंधन के लिए सरकारी निजी साझेदारी को बढ़ावा। चौथा प्रश्न लिया है कि मध्य प्रदेश की भील जनजाति पर टिप्पणी लिखिए। तो भील जनजाति भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र झाबुआ, अलीराजपुर, धार तथा पश्चिमी निमाड़, रतलाम, नीमच आदि जिलों में निवास करती है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र है और भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील लोग धनुर्धारी होते हैं। उपजातियां देखें भील जनजाति की तो भिलाला, बरेला, पटलिया, राठिया आदि भीलों की कुछ प्रमुख उपजातियां हैं। अब इनका सामाजिक संरचना देखें तो भीलों का समाज पुरुष प्रधान होता है। भील समाज में गोत्रीय व्यवस्था प्रचलित है। इसमें संगोत्री विवाह वर्जित होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जो तड़वी कहलाता है। सरपंच और बड़वा गांव का प्रमुख होता है। भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। विवाह पद्धति तो भीलों में विभिन्न प्रकार की विवाह पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जैसे मंगनी, घर जमाई, अपहरण, नतारा, घर गुस्सी, भगौरिया आदि। इनमें मंगनी विवाह को सबसे अच्छा माना जाता है। भगौरिया हाट पितृसत्तात्मक समाज वाले भीलों में विवाह के लिए भगौरिया की अपहरण पद्धति प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भगौरिया हाट का आयोजन किया जाता है। इसमें युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। कला परंपरा तो भीलों की कला परंपरा अत्यंत समृद्ध है। विशेषकर भील स्त्रियों की कला चेतना का आभास उनके
दैनंदिनी वस्त्रों, थैली, चोमल, बटुए तथा गहनों आदि में सहज रूप से देखा जा सकता है। लकड़ी की चौखट, दरवाजे, खिड़कियों और दीवारियां में भीलों की कला प्रियता के दर्शन होते हैं। आर्थिक स्थिति, तो भील जनजाति कृषि कार्यों में संलग्न होते रहते हैं। यह जनजाति वनोपज संग्रह और शहरी मजदूरी को भी जीविका के साधन के रूप में अपनाते हैं। धार्मिक स्थिति, तो भीलों की धार्मिक स्थिति पर हिंदू रीति रिवाजों का प्रभाव देखने को मिलता है। भील शिव, रामकृष्ण, लक्ष्मी आदि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। भीलों के सबसे बड़े देवता महादेव हैं, साथ ही ये धनुष को भी अपना आराध्य मानते हैं। भील जनजाति की विशेषताएं देखें तो भील जनजाति गोत्रों में विभाजित होती है। इनमें संगोत्रीय विवाह नहीं होते। ये लोग औसत मनुष्य की तुलना में टिगने होते हैं। इनकी भाषा भीली होती है जो राजस्थानी, गुजराती तथा मराठी का मिश्रण है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होती है। गंधर्व एवं अपहरण विवाह की प्रथा भी पाई जाती है। विवाह में कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। ये लोग होली, दिवाली तथा दशहरा त्यौहार भी मनाते हैं। होली के अवसर पर भील गोल गथेड़ा उत्सव मनाते हैं। 5वां प्रश्न है, मृदा के निर्माण एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि मृदा में स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त भिन्नताएं दिखाई देती हैं। मृदा की यह भिन्नता कई कारकों पर निर्भर करती है। कुछ कारक मृदा के निर्माण तथा स्वरूप के निर्धारण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि सभी कारकों को मृदा निर्माण में समान महत्व नहीं होता, किंतु सभी का परस्पर संबंध रहता है और वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। मृदा के स्वरूप तथा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं तो वह इस प्रकार हैं। पहला, तापमान। तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि होने से रासायनिक क्रियाओं की गति लगभग दुगनी हो जाती है, जिसमें अपक्षय की क्रिया भी तेज हो जाती है और क्ले का जमाव भी अधिक मात्रा में होता है। ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की कमी होने से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा दुगनी हो जाती है। ताप मृदा के रंग को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि लाल मृदाएं उष्ण तथा भूरी मृदाएं समशीतोष्ण क्षेत्रों में होती हैं। दूसरा है वर्षा या आर्द्रता। तो आर्द्रता जलवायु के प्राथमिक तत्वों में से एक है जो मृदा निर्माण में भाग लेती है। वर्षा जल की कुल मात्रा के अतिरिक्त वर्षा का वितरण तथा प्रचंडता भी महत्वपूर्ण होती है। जल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार से मृदा निर्माण में भाग लेता है। मृदा में उपस्थित नमी, विलयन, जलयोजन तथा जल विश्लेषण आदि क्रियाओं के द्वारा खनिज पदार्थों तथा जीव मंडल से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों से प्रतिक्रिया करती है। वर्षा के बढ़ने से मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तीसरा है चट्टानों का स्वरूप। मृदा के निर्माण में चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चट्टानों के स्वरूप से ही मृदा की प्रकृति निर्धारित होती है। मृदा में विभिन्न तत्वों की मात्रा चट्टानों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र की मिट्टियां भी अपनी पैतृक चट्टानों के अनुरूप विभिन्न तत्वों की भिन्नता दिखाई देती है। चौथा है वनस्पति। पौधों की जड़ें चट्टानों तथा खनिजों पर यांत्रिक रूप से क्रिया करती हैं। ये अनेक प्रकार से अम्लीय पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, जो अपक्षय की क्रिया में सहायक होते हैं। पांचवा है जैविक कारक। तो मृदा के निर्माण तथा स्वरूप में निर्धारण में जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अंतर्गत भी सूक्ष्म जीव तथा कुछ अन्य जीव जंतु आते हैं जो मृदा में कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करते हैं। मृदा निर्माण में मनुष्य भी एक मुख्य कारक है, जो मृदा में खाद मिलाकर, जल निकाय को सुधार कर, चूना मिलाकर तथा अन्य क्रियाओं से उसे कृषि योग्य बना देता है। छठवां है वायु। यह प्रत्यक्ष रूप से बाष्पीकरण की गति को प्रभावित करती है तथा परोक्ष रूप से मृदा में उपस्थित महीन कणों का स्थानांतरण करती है, जिसमें कुछ स्थानों पर जो इन तत्वों का आधिक्य हो जाता है जबकि कहीं पर अभाव हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें और
वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।